पत्रकार और आलोचक तीनों भूमिकाओं को बहुत बखूबी से निभाते हैं सर। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में आपकी गहरी पकड़ है, चाहे हिंदी साहित्य हो चाहे अंग्रेजी साहित्य हो, दोनों भाषाओं में आप बराबर संवाद स्थापित करते हैं और अनेक ऐसे सवाल हैं जिससे आप बराबर टकराते हैं और लोगों को उससे आहत भी करते हैं एक तरह से, और उनको एक रास्ता भी दिखाते हैं। और आपकी बहुत सारी पुस्तकें जो बहुत प्रसिद्धि पा चुकी हैं और आप अनवरत लेखन में सक्रिय हैं। विधाओं का विन्यास, अमेठी संग्राम, मार्क्सवाद का अर्ध सत्य, प्रसंगवश, कोलाहल कलह में मेरे पात्र, बॉलीवुड सेल्फी जैसी चर्चित कृतियों के लेखक, लोकतंत्र की कसौटी कोलाहल में कविता परिवर्तन की ओर और 21वीं सदी की कहानियाँ, ये आपकी बहुत चर्चित पुस्तकें हैं। तो बिना देरी किए मैं सर को आमंत्रित करती हूँ कि सर आएँ और अपने वक्तव्य से हम सभी को अनुग्रहित करें। तालियों से स्वागत करिए सर। भोजनावकाश के बाद और भोजनावकाश के ठीक पहले बोलना थोड़ा अत्याचार जैसा लगता है, और तब और अधिक अत्याचार जैसा प्रतीत होता है जब हम सत्र करीब 2 घंटे विलंब से चल रहे हैं। तो क्षमा करेंगे, सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं इस अत्याचार के लिए। अब सत्र है, वक्ता हैं, तो 10 मिनट कम से कम बोलूँगा। डॉक्टर अवस्थी ने मुझे 1 घंटा बोलने का आदेश दिया था, लेकिन वो अत्याचार मैं करने की हिमाकत इस वक्त नहीं कर सकता हूँ। तो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर संजय द्विवेदी, मंच पर विराजमान कॉलेज की प्राचार्य कृष्णा शर्मा जी, सभागार में उपस्थित अनिल राय जी, उदय जी, अवनीजेश जी, संजय जी और तमाम साथी और हमारे युवा मित्रों, अच्छा हुआ कि आरंभिक सत्र में हमने वक्ताओं को सुना और जो विषय प्रवर्तन था उससे एक दिशा हमें मिल गई। कई बार ऐसा होता है कि कार्यक्रम जब विलंब से होता है तो वो आपके लिए बोनस की तरह आता है। तो आज पहला सत्र विलंब से शुरू होकर हमें एक समृद्धि की ओर ले गया और हमें समृद्ध कर गया। तो हमारा विषय स्वतंत्रता आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन और पत्रकारिता ये है। मैं साहित्य की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि साहित्य की बात हुई, आगे भी होगी। दरअसल एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं, ये कि जो हमारा स्वाधीनता का संग्राम है वो पूरी दुनिया में सबसे लंबे दौर में चलने वाला स्वाधीनता संग्राम है। किसी भी इतिहास को, किसी भी कालखंड को पलटकर देख लीजिए, इतना लंबा कहीं नहीं चला है स्वाधीनता का आंदोलन। और इसमें मुख्यतया थोड़ा जोखिम उठाते हुए मैं ये बात कह रहा हूं कि मुख्यतया स्वाधीनता आंदोलन के नायकों में, मुख्यतया को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, पत्रकारों की और वकीलों की भूमिका रही नेतृत्व देने में। ये कहने का मेरा आशय बाकी लोगों के योगदान को कम करना कतई नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो जो पत्रकारिता का दौर था उसको मैं 3 कालखंडों में बांट सकता हूं। अगर स्वाधीनता आंदोलन के बहुत लंबे कालखंड को देखूं, पहला जो खासतौर पे अगर हिंदी पत्रकारिता की बात करें या उसके पहले अंग्रेजी पत्रकारिता की, बंगाल गजेटियर की बहुत सारी बात होती है मुझे, लेकिन वो पत्रिका मुझे कांग्रेस पार्टी की स्थापना की तरह नजर आती है। जहां ए हूं ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, वैसे हिक्की ने इसकी स्थापना करके एक क्या कहते वो दबाव कम करने के लिए ये प्रयास किया था। तो अगर उस लिहाज से देखें तो जो हमारे शुरुआती पूर्वज हैं पत्रकारिता के, उन्होंने स्वाभिमान जगाने का काम किया इस देश में
और किसी समाज का जब तक स्वाभिमान नहीं जगता वो स्वाधीनता का स्वप्न नहीं देख सकता है। विदेशी आक्रांताओं ने आकर हमारी देश के स्वाभिमान पर हमला किया सबसे पहले, और हमें लगातार ये कहा गया कि आप तो दास हो। वो अलग अलग परंपराओं में इसकी अलग अलग व्याख्या की गई। तो जब शुरुआती दौर के हमारे पत्रकारों ने, चाहे बाबू जुगल किशोर सुकुल से हम उद्दंड मार्तंड से चर्चा करें, हिंदी पत्रकारिता की मैं बात करूंगा क्योंकि मैं हिंदी का व्यक्ति हूं और हिंदी से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। हिंदुस्तानी एकेडमी के अध्यक्ष बैठे, इसलिए मैं बेपनाह मोहब्बत की बात कर सकता हूं। और मुझे लगता है कि जब उद्दंड मार्तंड की शुरुआत की और उस तरह हमने एक करके दिखा सकते हैं, हम ये भाव पैदा किया गया और लगातार इस तरह की पत्र पत्रिकाएं उस कालखंड में 1857 के पहले के कालखंड को देखा जाना चाहिए, फिर 1857 से 1920 तक के कालखंड को देखा जाना चाहिए, या अगर थोड़ा इसमें और करें तो 1920 या 15 से लेकर 40 तक का कालखंड जब पत्रकारों के यातना का खंड था। वो सबसे ज्यादा कष्ट, सबसे ज्यादा सजाएं और सबसे अधिक कठिनाई का दौर यही कालखंड था। तो अगर आप देखें, मैं पत्रिकाओं के नाम अनिल राय जी ने गिनवा दिए हैं, इसलिए वो उसका कोई औचित्य अब बचता नहीं है, लेकिन जिस तरह से पत्रकारिता के लिए स्वाभिमान जगाने का काम शुरुआती दौर में उद्दंड मार्तंड से लेके युगांतर तक ने किया, वो हमारे लिए पत्रकारिता के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है कि किस तरह से राष्ट्रीय चेतना के स्वर पत्रकार, अच्छा उस समय कोई दूसरा स्वर था भी नहीं। दूसरा स्वर तो 30-40 के बाद हमारे यहाँ आया, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा मिशनरी पत्रकारिता थी, तो मिशन ही स्वाधीनता था उस समय, और कोई स्वर होने की चर्चा हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि एक ही स्वर उस समय पूरे राष्ट्र में हमारे गूंज रहा था और वो था स्वाधीनता का स्वर, राष्ट्रीय चेतना का स्वर। तो आप किसी भी पेशे में अगर देखें तो हमें बस राष्ट्रीय चेतना या स्वाधीनता का स्वप्न हमें दिखाई देता है, इसलिए पत्रकारिता उससे अलग नहीं जा सकती है। लेकिन स्वाधीनता का जो यातना वाला दौर है, अब मुझे याद आते हैं महामना, जब उन्होंने लीडर की स्थापना की थी और लीडर धनाभाव के कारण बंद होने के जब कगार पे था, तो वो अपनी पत्नी के पास गए सबसे पहले और कहा कि लीडर बंद हो जाएगा और तुम्हारे 4 बेटे नहीं हैं, 4 संतान आपकी नहीं है, आपके 5 संतान हैं, तो मुझे मदद चाहिए। तो पत्रकारिता इस स्तर पे हो रही थी। पत्रकारिता के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपनी जान दे दी। मुझे ये पढ़ाया गया था बचपन से लेके अब तक कि उनको उन्मादी भीड़ ने मारा, दंगाइयों ने मारा, उनको मुसलमान ने मारा। ये मैं साहस करता हूं, अभी मुझे कहा गया कि मैं कई बार आहत कर देता हूं। जब आप गांधी की हत्या की बात करते हैं तो आप कहते हैं he was killed by a Hindu fanatic, और जब आप गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या की बात करते हैं तो आप कहते हैं he was killed by a mob। तो ये जो बाद के दिनों में विकृतियां आई लेखन में, ऐसी विकृति 1947 के पहले नहीं थी। 1931 में महात्मा गांधी भी पत्रकार थे और एक पत्रकार होने के नाते बापू ये समझते थे कि किस तरह से आप देश की नब्ज को पकड़ सकते हैं, और वो दृष्टि आप देखिए 1931 में जब भगत सिंह को फांसी दी जाती है तो बापू ने कैसे गियर चेंज किया तुरंत आंदोलन का। अब तक पूर्ण स्वराज की बात नहीं हो रही थी, लेकिन 1931 में जब देश का माहौल ये हो गया और बापू को ये लगा कि युवा उनके हाथ से निकल जाएगा देश से, क्योंकि भगत सिंह की शहादत के बाद ऐसा पूरे देश में एक माहौल बन गया था कि अब सिवाय स्वाधीनता के उससे कम पर जरा भी हमें मंजूर नहीं है। महात्मा गांधी ने फौरन देश के इस मूड को भांपा और तुरंत गियर चेंज करते हुए कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का रावी तटी पर प्रस्ताव पारित करा दिया। ये एक पत्रकार की दृष्टि। ये तो अपने समय को समझना, पकड़ना
सर मैं खत्म कर दूंगा अध्यक्ष महोदय, जल्दी खत्म कर दूंगा। अगर मैं स्वाधीनता के पूर्व पत्रकारों की बात करूं और लाल बाल और पाल की बात न करूं, मैं जब ये कहता हूं तो मुझे कि पत्रकारों ने स्वाधीनता आंदोलन में बहुत अग्रणी भूमिका निभाई, तो आप तिलक से देखिए और इन पत्रकारों का अपने समाज के प्रति दायित्व, जो पूर्वज पत्रकार मेरे थे उनका समाज के प्रति दायित्व, समाज की समझ और समाज के साथ तादात्म्य स्थापित करके स्वाधीनता के स्वप्न को साकार करने की उनकी जो क्षमता थी, उसको प्रणाम किया जाना चाहिए आजादी के अमृत महोत्सव के इस दौर में। आप अगर तिलक को याद करें तो तिलक ने गणेश उत्सव को अपने उसका आधार बनाया। हमारे समाज के आस्थाओं का केंद्र सिर्फ मंदिर नहीं हुआ करता था, मंदिर हमारे सामाजिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। जो हमारे युवा साथी गांव से आए होंगे मेरी तरह, उनको पता होगा कि गांव में मंदिर की महत्ता क्या होती है, किस तरह वो सामाजिक गतिविधियों का केंद्र होता है। तो तिलक जी ने उसको पहचाना, उसको अपनी अच्छा, जब तिलक ये सब कर रहे थे साथ साथ वो अपनी बातें लिख भी रहे थे। मराठा और केसरी जैसी पत्रिकाएं, या तिलक में भी विचलन था। ऐसा नहीं है कि मैं अगर क्रिटिकली एग्जामिन करूं तो जब रखमाबाई का केस हुआ तो तिलक ने रखमाबाई के खिलाफ लेख लिखे, जिसका रखमाबाई ने स्वयं हिंदू लेडी के नाम से लिखकर टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रतिवाद भी किया। तो उस समय अगर देखें तो समाज को जगाने से लेके स्वाधीनता को लेने तक एक साथ सारी गतिविधियां चल रही थी। और जो पत्रकार होते थे, जैसे महर्षि अरविंद जैसे पत्रकार थे, उनको पता था कि उनके पास संसाधन नहीं है, अखबार लोग पढ़ेंगे कैसे, तो वो मंदिरों में या पूजा के पंडालों में अपने अखबार की प्रति छोड़ आते थे और जो जनता वहां आती थी समाचार पत्र पढ़ते थे, फिर वहीं छोड़ के चले जाते थे। तो अगर मैनेजमेंट के टर्म में बात करें तो सर्कुलेशन का काम भी उनको स्वयं ही देखना पड़ता था। गणेश शंकर विद्यार्थी, अब प्रताप नाम क्यों रखा? कुछ लोगों का कहना है, अधिकांश लोगों का कहना है कि प्रताप उन्होंने महाराणा प्रताप से लिया, लेकिन इस बात का उल्लेख बहुत कम जगह पे मिलता है। क्यों? इसके बारे में अवनिजेश जी ने पर्याप्त चर्चा कर ली, उधर जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। गणेश शंकर विद्यार्थी एक पांव जेल में, एक पांव जेल के बाहर, पत्रिकाओं के संपादन के विज्ञापन के लिए इस तरह की विज्ञप्ति छपा करती थी, 2 रोटी 1 गिलास पानी और 6 महीने की जेल, तब आप संपादक के पद के लिए योग्य हैं। ये सारी चीजें हैं और इन सब लोगों को, और मुझे लगता है कि ये सब कुछ संग्रहालय में मौजूद है, ऊपर सब हम सब लोग देख सकते हैं उसको। जरूरत इस बात की है कि हमारे युवा साथी हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए कामों को, और ऐसा विश्वास मानिए बहुत इस तरह का बहुत एक वातावरण बनाया जाता है कि हिंदी में स्तरीय काम नहीं हो रहा। मैं भरोसे के साथ कहता हूं कि हिंदी में बहुत स्तरीय काम हो रहे हैं, और हिंदी में इस वक्त जितना काम हो रहा है, देखिए कूड़ा करकट तो जब गंगा वहां से निकलती है तो वो भी चलती है, जब वहां बंगाल जाती है वहां तक बहुत सारा उसमें मिलता रहता है, वो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। धारा के साथ बहने वाले लोग बहुत हैं। मैं अंत में एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हमारे पूर्वज पत्रकार थे, उन्होंने विचार पे काम किया, उन्होंने विचारधारा नहीं बनाई कोई। और भारत विचार का देश है, यहां कोई वाद नहीं चल सकता है, फलानावाद चिलानावाद ये नहीं चल सकता यहां वाद। यहां सिर्फ विचार, आइडिया चल सकते हैं, और विचार को किस तरह मूर्त रूप दिया जाए इसके बारे में विमर्श हो सकता है, संवाद हो सकता है। आर्गुमेंटेटिव इंडियन इस देश में नहीं चल सकता है। ये हमारी आजादी के आंदोलन में सब लोगों ने दिखाया। अमर्त्य सेन भले ही आर्गुमेंट कराते रहे, हमारे यहाँ संवाद की परंपरा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर, आपके विचारों ने हमारे अंदर एक जोश भरा है, उत्साह भरा है। बहुत सारे ऐसे सर ने बताए, ऐसे बहुत सारे प्रेस थे, बहुत सारी पत्रिकाएं थी जिनको बैन भी कर दिया जाता था अंग्रेज़ी हुकूमत के माध्यम से, अंग्रेज़ी हुकूमत द्वारा। लेकिन कुछ ऐसे स्वर भी थे हिंदी साहित्य में, हिंदी कविताओं में, जो हमें जोश भरते रहे। अकबर इलाहाबादी ऐसे ही शायर हुए थे। उन्होंने कहा था, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो अखबार की उसी ताकत को आज हम यहाँ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और मैं बिना देर किए हुए आज के अध्यक्ष